नमस्कार। अनुभव के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यूँ तो हम सभी जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उन्हीं कार्यों को कुछ खास तौर से करते हैं और कुछ विशिष्ट शैली में करते हैं। योगः कर्मसु कौशलम, बिल्कुल किसी कर्म को अपनी कौशलता से पूरा करना, ये कुछ खास लोगों की एक खासियत होती है। और ऐसे ही खास लोगों को, ऐसे ही श्रेष्ठ लोगों को, जिन्होंने अपने जीवन में, अपने कार्यक्षेत्र में बहुत खास तौर पे और कुछ विशिष्ट शैली में अपने कार्यों को पूरा किया है और एक मुकाम हासिल किया है, तो ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही व्यक्तित्वों को आपसे मिलाने का ये मंच है अनुभव। और इस अंक में आज हम चर्चा करेंगे लोक नाट्य विषय पर। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच रंगमंच और नाट्य क्षेत्र की दो महनीय हस्तियां हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे हम लोक नाट्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उत्तराखंड और पूरे देश के लोक नाट्यों में क्या विविधताएं हैं, क्या इसमें क्या समानताएं हैं। तो इन बातों पर चर्चा आगे करने से पहले मैं सबसे पहले आपका परिचय करा देता हूं आज के महनीय व्यक्तियों से, हमारे अतिथियों से। हमारे साथ आज आमंत्रित अतिथि हैं प्रोफेसर D.R. पुरोहित, जिनका पूरा नाम प्रोफेसर दाताराम पुरोहित है, लेकिन पूरे जनमानस में आपको DR के नाम से जाना जाता है। आप वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय में आंग्ल भाषा के विभागाध्यक्ष के पद पर आप रहे हैं और संस्कृति के क्षेत्र में आप न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे विश्व में आपका नाम है। आपने इस वर्तमान में आप एडजंक्ट प्रोफेसर के तौर पर गढ़वाल विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो प्रोफेसर पुरोहित साहब, आपका स्वागत है। हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं वरिष्ठ रंगकर्मी SP ममगाएँ जी, और ये भी अद्भुत संयोग है कि हमारे दोनों मेहमान अपने संक्षिप्त नाम से जाने जाते हैं। आपका पूरा नाम है श्री सुरेंद्र प्रसाद ममगाई, लेकिन जनमानस में और रंग कर्म के क्षेत्र में आपको SP ममगाई के रूप में जाना जाता है। तो मैं आप दोनों अतिथियों का एक बार फिर मंच पर स्वागत करना चाहूँगा। चर्चा आरंभ करें इससे पहले, लोकनाट्य पर जो हम चर्चा आरंभ करेंगे उससे पहले मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में आपकी रंग कर्म की यात्रा और नाट्य कर्म की यात्रा, या जो जीवन यात्रा आपकी है, आपने बहुत सारे पड़ाव पार किए हैं और आज आप दोनों सेवानिवृत्ति के बाद अभी भी आप सक्रिय हैं रंगमंच के क्षेत्र में, नाट्य के क्षेत्र में। तो मैं चाहूँगा कि एक संक्षिप्त आपकी जो जीवन यात्रा है रंग कर्म की, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करें। तो मैं सबसे पहले पुरोहित जी आपसे जानना चाहूँगा, आपने एक गांव से चलकर, एक छोटे से गांव से, रुद्रप्रयाग के गांव से चलकर और विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर पद तक पहुँचने के बाद और उसके बाद आपने रंग कर्म में आप दाताराम पुरोहित से और D.R. पुरोहित कब बने। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपनी इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। डॉक्टर साहब, मेरी यात्रा गांव में जैसे उत्तराखंड के हर कलाकार की होती है, रामलीला से शुरू हुई। तो रामलीला में छोटे छोटे पात्रों से लेकर एक बड़ा मुझे रोल मिला था लक्ष्मण का, उसके बाद कभी राम का किया, कभी सीता का किया, कभी राक्षसों का किया, लगभग सभी पात्र रामलीला में किए। उसमें रुचि जागी। फिर 1970 में मैंने अपने गांव में एक ड्रामा क्लब की स्थापना की और उसमें मैं उसके बाद लगातार 1974 तक नाटक करता रहा। और 74 के मैं यूनिवर्सिटी में आने तक छोटे छोटे नाटक साल में 2 बार करवाता रहा। उसके बाद 1985-86 में ममगाई जी भी वहाँ पे थे। बीच में मेरे नाट्यकर्म थोड़ा रुक गया था। श्रीश डोभाल जी ने एक वर्कशॉप किया। जी, श्रीश डोभाल। तो उस वर्कशॉप का संयोजक मैं था और आप ममगाई जी उसमें मुख्य ऑर्गेनाइजर भी थे, एक्टर भी थे, कई चीज़ें थे। तो उस नाटक में मुझे मेरी रुचि जागी, जो थिएटर की मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, जो श्रीश डोभाल जी ने हमको सिखाई। फिर मैंने थिएटर में PhD की और इसे लोक नाट्य पे PhD की। उसके बाद PhD करने के बाद फिर मैं शैलनट से जुड़ गया। हम लोगों ने शैलनट की स्थापना की, आप अध्यक्ष थे, मुझे पहली बार उपाध्यक्ष बनाया गया था उसमें। तो उसमें बहुत सारे नाटकों में मैं रोल करता था। अच्छा।
मुख्य रोल तो ज़्यादातर आप लोग करते थे, लेकिन साइड रोल्स में करता था। और तो 1998 में मैंने एक अलग से फोक थिएटर के लिए ग्रुप बनाया, विद्याधर श्री कला, तो उसमें बहुत सारे नाटक किए, करते करते अभी भी कर ही रहा हूँ। बहुत लंबी आपकी यात्रा रही है और ये अच्छी बात है कि आप आज भी सक्रिय हैं। इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए सर, ममगाई सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपकी जो आप इस समय उम्र के 80 के दशक में आप हैं संभवतया, और आपने लखनऊ से अपनी रंग यात्रा आरंभ की, विद्युत विभाग में आपने सेवा दी, लेकिन जो रंग कर्म है और जो जीवन यात्रा है, आपने जो मुकाम आज हासिल किया है, उस पूरी यात्रा को एक थोड़ा सा एक संक्षिप्त रूप में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताइए। जरूर। हम लखनऊ में ही छात्र जीवन में जी, हमारी प्राइमरी शिक्षा से लेकर के और हायर एजुकेशन भी लखनऊ में हुई। परिवार ही हमारा लखनऊ में था, बल्कि यूँ कहिए कि हम अवधी बोलते थे। अच्छा। गढ़वाली, जब गढ़वाल में आए तो गढ़वाली बोलना, क्योंकि माँ बोलती थी तो जानते थे कि समझते थे, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी, तो प्रैक्टिस बनी। तो हम स्टूडेंट लाइफ में ही हमको जो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को लेने की ज़रूरत पड़ती थी नाटकों में। अच्छा। सरकारी नाटकों में। अच्छा, सरकारी नाटकों में, सरकारी जो ये संस्कृति विभाग जैसे इस समय है, ठीक ठीक ठीक, तो तब संस्कृति विभाग नहीं होता था डॉक्टर साहब, तब सूचना विभाग होता था, तो उसमें संस्कृति ही एक जुड़ा हुआ होता था। तो वहाँ से पहले तो जैसे स्क्रिप्ट लेके एक्टर को सहयोग करना कि क्या आगे उसको प्रॉम्प्टिंग बोलता है। अच्छा, प्रॉम्प्टिंग करना, फिर देखा उन्होंने कि भाई आवाज़ भी ठीक है, छोटा मोटा कैरेक्टर देना। फिर उसके बाद हाई स्कूल तक पहुँचते पहुँचते हमको अच्छे कैरेक्टर मिलने शुरू हो गए नाटक में, और पेमेंट भी होती थी। अच्छा। और अच्छी पेमेंट होती थी, ऐसा नहीं है, उस समय के हिसाब से। उसके बाद तमाम नाटकों को वहाँ पे करने के बाद, और अच्छा नाटकों की एक वहाँ पे मैंने और चीज़ देखी, अब जब हम नाटकों की दुनिया में आगे पहुँचे तो जो पुराने, जैसे आपका रविंद्रनाथ टैगोर का एक है काबुली वाला, तो अब वो नाटक वहाँ हुआ, लेकिन काबुली, हाँ, लेकिन काबुली वाले के नाम से नहीं हुआ। अच्छा। उन्होंने उसको सरहद करके किया। अच्छा। ताकि वो दुनिया भर की वो होती है कि भाई उनकी परमिशन है कि नहीं है। तो अब देखिए, वो मेरा पहला ऐसा नाटक था। अच्छा। कि जिसमें मैं बड़े अच्छे रोल में था, लेकिन अच्छे रोल में क्या था कि वो जो पठान है उसका बेटा डाकू बन जाता है। अच्छा। और वो पठान जहाँ कर्ज दे रखा, जिसके यहाँ उसने उस लड़की की शादी है, और उस बारात को जो है उन डाकुओं ने रोक लिया है। अब वो पठान जाता है अपने बारात को लेने के लिए, डाकुओं से लड़ने के लिए, और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा। तो उसी का लड़का उसको गोली मारता है, वो चूँकि डकैती करना शुरू हो गया। तो वो लड़का बोलना वोलना कुछ नहीं था, हाय अब्बा जान का। हाँ, इस तरह से नाटक शुरू हुए। फिर धीरे धीरे अच्छे भी नाटक लेके हमें ये हमारा सौभाग्य है कि हम पारसी थिएटर में ज़्यादातर हमारा रहा है। मॉडर्न प्ले हमने बहुत कम वहाँ पे किए, पारसी थिएटर में किए ज़्यादातर। और फिदा हुसैन मुरादाबाद के एक बहुत बड़े नाटककार हुए, फिदा हुसैन, उन्होंने गुजरात की नरसी भगत का कभी रोल किया था, और इतना पॉपुलर वो नाटक हुआ कि उनको फिदा हुसैन नरसी बोलने लग गए थे। उनके साथ काम किया उन्होंने, सिकंदर नाम के नाटक लाए थे। तो जो छोटे मोटे कैरेक्टर होते थे उसी शहर से उठाते थे। तो ऐसे हमारे गुरुजनों ने हमको किया। हमारे गुरुजी एक बंगाली थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो मॉडल हाउसेज में रहते थे वहीं पर लखनऊ में। तो इस तरह चलते चलते 1972 में मेरा, मैं पावर कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में नौकरी भी करता था। हमें पहाड़ों पे विद्युतीकरण की शुरुआत हुई ज़्यादातर, और हमारा ट्रांसफ़र जो है पहाड़ पे हो गया। हम ये कह के हो गया कि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं तो आपको जाना होगा लखनऊ। आ गए। यहाँ तो गांव था, श्रीनगर क्या था, गांव था। उस दौर में तो कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, सिर्फ पानी और बिजली थी, इतनी गनीमत थी। बाकी नाटक का नाम तो दूर दूर तक नहीं। तो महीने 2 महीने में हम लखनऊ चले जाते थे। अच्छा। और हफ्ते 10 दिन वहाँ रह करके अपनी उस प्यास को बुझा के आते थे। तो हाँ, नई शादी हुई थी तो वाइफ बोली कि आप इतने परेशान रहते हो, जैसे आप वहाँ लोगों को सिखाते हो, सीखते हैं वो लोग, वैसे यहाँ भी तो कर सकते हो। तो दिमाग में उसने एक कीड़ा डाल दिया। तो बस हमने वही किया, अपने विभाग के लोगों को बटोर करके, ये करके वो करके, कि तुम ये करोगे वो करोगे। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो है कौन सा सब्जेक्ट
घर करेगा। अब हम क्या नाम कहें, सैया भैया कोतवाल करने लग जाएंगे तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ महाभारत से कनेक्टेड जो है कहानियाँ बहुत मैंने देखी कि पांडव भी नाच रहे तो महाभारत की कथा हो रही, ये भी हो रहा तो महाभारत का हो रहा। हाँ जीतो। तो हमने उठा करके श्री कृष्ण अवतार नाम का नाटक उठाया। श्री कृष्ण अवतार पंडित राधेश्याम कथावाचक का लिखा हुआ नाटक श्रीनगर में 1974 में, और उसको किया तो लोगों को बहुत पसंद आया। पारसी शैली में था, लंबे लंबे संवाद, ऊंचे ऊंचे 18 फीट के पर्दे, खूब लंबा चौड़ा वो, और आवाज़ लोगों तक पता नहीं गई हो कि न गई हो। क्यों कि पूरा जो मैदान था जिसको रामलीला मैदान बोलते थे खचाखच भरा हुआ था। तो उस समय ये रिकॉर्डिंग सिस्टम तो था नहीं, और माइक कितना आगे भेजेगा कितना। तब भी हम ऊंची आवाज़ में, जिसको बोलते थे ना हमारे उस्ताद बोलते नेजा से बोलो। अच्छा। नेजा माने नेजा भाले को बोलते हैं, भाले नेजा से बोलो, मैं ऊंची आवाज़ में बोलो। तो ऊंची आवाज़ में हमने सबको बुलवाया, चाहे वो पैथेटिक है, दुखांत है, लेकिन वो मर भी रहा है तब भी ऊंची आवाज़ में बोलेगा। अच्छा। हाँ, एक्टर तब भी ऊंची आवाज़ में बोलेगा ताकि सुनाई तो देगी क्या बोल रहा है। हाँ डायलॉग सुनाई। हाँ। तो 74 में पहला नाटक उत्तराखंड में हाँ हमारा यहाँ पे हुआ श्रीनगर में, और उसके बाद फिर चलता रहा। शैलनट की शुरुआत नहीं, तब नहीं शैलनट था। अच्छा। तब हमने नाटक का ड्रामेटिक क्लब बनाया था, सरस कला संगम। अच्छा। और उस सरस कला संगम के थ्रू जो है नाटक करते थे। अच्छा। उसमें तमाम लोग जुड़ने लग गए, इतने जुड़ने लग गए कि उनका प्रेशर ये बना कि रामलीला करो। अच्छा। अरे भाई, नाटक और रामलीला में तो बहुत फ़र्क होता है। हम नाटकों से, लोग रामलीलाओं से नाटक में आते हैं, हम नाटक से रामलीला में जा रहे हैं, कैसे जाएंगे। खैर, बहुमत का जो इच्छा थी वो देखी, उसमें स्क्रिप्टें ढूंढी गई, ये किया गया वो किया गया, फिर उसमें थोड़ी तड़का लगाया नाटक का। अच्छा। और वो 3 वर्षों तक लगातार 10 दिन तक की रामलीला साहब, डॉक्टर साहब मैं जाता था आप 10 वो लोगों को बड़ा पसंद आया, क्योंकि उसमें थिएट्रिकल एलिमेंट्स जुड़ गए, तो लोगों को बहुत अच्छे लगे वो कि ये होना। क्योंकि इवेंट की जो पुराने रामलीलाएँ होती थी उसमें मैंने क्या देखा कि वो होती थी धार्मिक दृष्टिकोण से। जैसे मंच पे अगर 2 एक्टर बात कर रहे हैं तो क्या होता था कि एक एक्टर तो सामने होगा, दूसरा इधर की तरफ होगा, मतलब दर्शक की तरफ उसकी पीठ होगी। हाँ। और फिर ऐसे ऐसे जाएगा। तो जब मैंने वो नाटक किया तो मुझे ये लगा कि अगले साल से रामलीला वाले भी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट करने लग गए, और अच्छा वो लगा। फिर सरस कला संगम चला, काफ़ी दिन तक चला। दिक्कत होती थी लड़कियों की, लड़कियां वहाँ मंच पे आती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से कहाँ से मांगें, कैसे लाएं, किससे क्या बोलें। अपने आप भी जवान थे लोग, उसके अर्थ भी दूसरे लगा सकते थे। हाँ जी। तो जब वहाँ पे यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई और बाहर के बच्चे आने शुरू हुए, टीचर बाहर के आने शुरू हुए, डॉक्टर साहब जैसे लोग आए, तो फिर वहाँ से हमें ये दिक्कत नहीं हुई। फिर शैलनट श्री डोभाल एक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के फेलो थे, उन्होंने वर्कशॉप पूरे गढ़वाल में लगाई और शैलनट की स्थापना की। शैलनट नाम की संस्था बनी, हम उसके अध्यक्ष थे, डॉक्टर साहब उपाध्यक्ष थे। अच्छा। और फिर धुआंधार नाटक चले। बल्कि हमारा एक नाटक तो इतना पॉपुलर हुआ, इतना सुंदर लगा कि उसको दूरदर्शन ने कहा कि हमें ये चाहिए। दिल्ली दूरदर्शन, उस समय सिर्फ दूरदर्शन चलता था, कोई दूसरा प्राइवेट चैनल नहीं थे। खजुराहो का शिल्पी डॉक्टर साहब उसमें एक्ट कर रहे थे, धर्माचार्य। हाँ, धर्म गुरु थे, धर्माचार्य थे। मैं उसमें महाराजा यशोवर्मन था। इस तरह से पूरा जो है फिर चलते गए। उसके बाद हमारा जो है देहरादून आना हो गया। अब देहरादून में हमने फिर मेघदूत नाम की नाटक संस्था का वो किया, स्थापना की। यहाँ पे उस नाटक संस्था का नाम रखा मेघदूत, क्योंकि शैलनट बहुत हो गए थे। अब कहीं समारोह में जाओ तो शैलनट श्रीनगर, शैलनट उत्तरकाशी, शैलनट टिहरी, अब वो क्या भाई क्या है सब ये कोई। हाँ, तो यहाँ मेघदूत नाम से किया। फिर यहाँ पे बड़े नाटक चले, छोटे बड़े नाटक भी किए। औरंगजेब की आखिरी रात, संगमरमर पर एक रात है, वो पुराने वैसे उसके पारसी नाटक भी किए, मॉडर्न भी किए। यहाँ पर चलता रहा। इस तरह से आपकी रंग यात्रा आज इस तरह से रंग आज भी चल रही है। आज भी हमारा लेटेस्ट नाटक अभी, ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है सर। आप इस उम्र में भी सक्रिय हैं। मैं थोड़ा अब चर्चा हम लोक नाट्य पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हाँ, चूँकि लोक नाट्य और एक नाट्य जो मुख्य धारा का नाट्य है, हम उसकी बात करते हैं। जो मेन स्ट्रीम का थिएटर है और जो हम फोक थिएटर जिसको हम कहते हैं, हम दर्शक जानना चाहेंगे कि ये जो लोक नाट्य और नाटक के बीच की जो पतली सी रेखा है, पुरोहित सर आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बीच जो ये हल्का सा अंतर है वो थोड़ा स्पष्ट करेंगे आप। देखिए, लोक जो नाटक है, जैसे भरत मुनि की परंपरा का नाटक कहते हैं, और लोक नाट्य जी,
इस पर पूरे देश में बहुत सारी चर्चाएं हुई। जी 1971 में संगीत नाटक अकादमी ने तो इसका पूरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही किया था और ये जानने की कोशिश की थी कि लोक नाट्य जैसे कथकली, जी कुडियाटम, कृष्णटम, छाऊ, भगवत मेला, ख्याल, तमाशा, वो जो है यात्रा, इनसे शास्त्रीय नाटक का क्या संबंध है। अच्छा। तो अल्टीमेट बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इस निष्कर्ष पे लोग पहुँचे कि इन दोनों में आपस में आदान प्रदान होता रहता है। अच्छा। लोक नाट्य के तत्वों को शास्त्रीय नाटक ने लिया और शास्त्रीय नाटक के तत्वों को लोक नाटक ने लिया। तो इसलिए उन दोनों के बीच में एक सीमा रेखा खींचना बहुत ज़्यादा युक्ति संगत नहीं लगता है, उनका निष्कर्ष था। अच्छा। लेकिन उनका ये निष्कर्ष भी था कि लोक नाट्य के जो तत्व हैं हमारे आधुनिक नाटकों को उनको स्वीकार करना चाहिए था। और वही हुआ जब अब्राहम अलकाजी और ये बीबी कारंत जैसे लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में आए जी, तो इन्होंने लोक नाट्यों को बहुत प्रमोट किया। अच्छा। जसमा ओढ़न जैसे नाटक बड़े पॉपुलर हुए। घासीराम कोतवाल में लोक नाट्यों के एलिमेंट जो है बहुत पॉपुलर हुए। उत्पल दत्त के यात्रा में जो लोक नाट्यों पे एक्सपेरिमेंट हुआ एलिमेंट पे, और सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट तो हबीब तनवीर ने किया, जो छत्तीसगढ़ के जो लोक नाट्य थे उनको सीधे आधुनिक टेक्निक देके, कसाव देके उसको अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। जी। तो इन दोनों में आदान प्रदान होता रहता है। और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए 1998 में ममगाई जी जब मैंने उसकी स्थापना की तो उसका उद्देश्य यही था कि हम अपने लोक नाट्यों पे भी प्रयोग करें उत्तराखंड के, क्योंकि मुझसे पहले मोहन उप्रेती, BM शाह और ब्रजेंद्र लाल शाह की तिकड़ी दिल्ली में बहुत सारा काम उस पर कर चुकी थी। तो मुझे यहाँ के गढ़वाल के कुछ फॉर्म्स पे कुछ एक्सपेरिमेंट करना था, तो हम लोगों ने वो शुरू किया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो 5 भाई कठैत श्रीज नट डोभाल के डायरेक्शन में हम लोगों ने किया था। तो उसमें एक एक्सपेरिमेंट में उसके साधुराम क्षेत्रपाल कुंवर पे भी किया था, जिसमें आपने भी, डॉक्टर शैलेंद्र मैठानी ने भी अभिनय किया था उसमें। तो उस पर एक्सपेरिमेंट करने का एक घटना का मैं जिक्र करता हूँ। मैं प्रोफेसर RS नेगी जो OSD रहे मानव संग्रहालय हैदराबाद उसके भोपाल के, वो और मैं चक्रव्यूह देख रहे थे, गांव का जो पारसी शैली का चक्रव्यूह होता था। तो नेगी जी मुझसे कहने लगी, यार पुरोहित एक चीज़ बताओ, इसमें जो कस्ट्यूम है मथुरा श्रृंगार कार्यालय मथुरा की है, इसमें डायलॉग पारसी शैली के हैं, ठीक है, इसमें अभिनय भी नौटंकी और पारसी शैली का हाई फ्लंग वाला वही है, ये बताओ भाषा भी हिंदी है, तुम्हारा क्या है इसमें? अच्छा। गढ़वाल का क्या है? तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा चुभ गई। मैंने कहा सर मैं किसी दिन करूँगा इस पर कुछ काम। तो उससे प्रेरणा लेके 2000 में हमें इन लोगों 2001 में यहाँ पे देहरादून में एक रीच संस्था है, उन्होंने कहा पुरोहित जी आप लोग पे काम करते हैं, आप पैसा लीजिए जितना लेना है, कुछ काम कीजिए। क्या करोगे? मैंने कहा ढोल पे वर्कशॉप करूँगा और दूसरा चक्रव्यूह पे वर्कशॉप करूँगा, चक्रव्यूह को प्रोड्यूस करूँगा। तो उन्होंने पैसा दिया, फिर मैंने उसके लिए कोऑर्डिनेट मैंने किया उस प्रोजेक्ट को, मेरे साथ अरविंद दरमोड़ा भी थे। तो मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को उसमें इन्वॉल्व किया कि इसको सब बढ़िया कैसे बनाए। तो उसमें स्क्रिप्ट के लिए सर्वेश्वर कांडपाल जी बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे लेखक थे। तो उसके लिए हमने उस नाटक को ऐसा नहीं उसके पारसी शैली के डायलॉग उसमें ख़त्म कर दिए, उसमें सारा गायकी में रखा उसको, ताकि उसका कलेवर, उसका जो ट्रेजिक इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट उभर सके। वो उनको बुलाया, उन्होंने स्थिति के मुताबिक उन्होंने कविता में डायलॉग लिखे, गीतों में डायलॉग लिखे। ये गढ़वाली में ट्रांसलेट? गढ़वाली में किया हमने। पहले हमने 3 चीज़ें की, पहले उसकी भाषा बदली गढ़वाली, दूसरा उसका कस्ट्यूम बदला, जो परंपरा की जो कस्ट्यूम थी उसको अपनाया, तीसरा जेस्चर बदले हमने कहा जेस्चर भी बदलने चाहिए कि दादाजी प्रणाम, ऐसा नहीं। अच्छा, थोड़ा मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा। ये जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, ये मुझे लगता है जो व्यूह, जो लोक नाट्य में जो व्यूह का जो एक कंसेप्ट है, शायद उसका उदाहरण उसी का मैं उदाहरण, मैं व्यूह पे भी आता हूँ। तो हमने 3 चीज़ें बदली, जेस्चर भी बदले। जैसे प्रणाम करना हो तो हमारे पहाड़ी शैली में प्रणाम ऐसे नहीं होता था, नृत्य की शैली में ये प्रणाम का तरीका था, गले मिलने का था, यूँ मिलने का था, ठीक है, कोरियोग्राफी के साथ प्रयोग जेस्चर में भी प्रयोग किया, और कस्ट्यूम सारी बदल दी, 3 चीज़ें बदल दी।
तो उसमें सर्वेश्वर कांडपाल जी ने मुख्य रूप से जी डायलॉग पोइट्री के लिखे। फिर कृष्णनंद नौटियाल जी ने एक कच्चा पक्का सा उन्होंने एक चक्रव्यूह पे एक स्क्रिप्ट लिखी थी जो देहरादून में हो चुकी थी, पौड़ी में हो चुकी थी, लेकिन अब मैं उससे बहुत संतुष्ट नहीं था। उनको भी कहा, उनके लिखी हुई स्क्रिप्ट में कुछ गीत बहुत बढ़िया थे, उन गीतों को भी हमने लिया और जो उसका पूरा डिज़ाइन था जो मेरे दिमाग में था, मैं उसके हिसाब से बाकी बचे सारे डायलॉग्स मैंने लिखे और उसको सुरेश काला जी को लखनऊ से बुलाया उसके डायरेक्शन के लिए। प्रेम मोहन डोभाल जी ने उसके कस्ट्यूम में बड़ा बढ़िया काम किया। तो ये दोनों लगे रहते थे कस्ट्यूम और वो तरकस तुरकस काटने कूटने में। उसके बाद राकेश भट्ट ने उसमें गायकी की, स्वर्गीय किरण दास जी उसमें ढोल वादक थे, आपको याद होगा। तो वो उसके बाद जो है वो जो नाटक जो तैयार हुआ, शुरू में तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट उसका अच्छा थोड़ा रहा, लेकिन जो परफेक्शन नहीं था। बाद में उसमें वॉइस ओवर करके उसका ऐसा डिज़ाइन उस चक्रव्यूह का बन गया। अब उस चक्रव्यूह को बहुत सारे लोग करते हैं, राकेश भट्ट भी करवाता है, फलां भी करवाता है, फलां भी करवाता है, हम लोग भी कराते हैं। उसका डिज़ाइन ऐसे बन गया कि वो कितना भी खराब हो फिर भी लोगों को अच्छा ही लगता है। जी जी। मैं इसी को जोड़ते हुए सर, जो ये परिप्रेक्ष्य है इसी को जोड़ते हुए, क्योंकि आपने अभिनय किया है, अगर लोक नाट्य की हम बात करते हैं तो अभिनय के रूप में आप अभिनेता रहे हैं और आपका बहुत लंबा अनुभव है ममगाई सर। तो आप बताइए, अभिनय के तौर पर अगर हम देखें तो लोक नाट्य और जो मेन स्ट्रीम का जो नाटक है, अभिनय के तौर पर क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप इसमें? देखिए, लोक नाट्य जो हैं इसमें आदमी एक, देखिए नाटक भी दो तीन तरह के होते हैं। जी। गीत नाटिका है, गायकी में चलती है। अब गायकी में जब आप करेंगे तो आपके हाव भाव भी बदल जाएंगे, आपका अभिनय का तरीका बदल जाएगा। संवादों में जब आप करेंगे तो तरीका बदल जाएगा। हम बताएं कि उत्तर प्रदेश पहले ही हम उत्तर प्रदेश के पार्ट थे, तो यहाँ की सबसे समृद्ध नाट्य शैली थी नौटंकी जी, है नहीं। और नौटंकी, देखिए लोक नाट्य को मैं ये वहाँ पे आ रहा हूँ कि संवर्धन की आवश्यकता है, संवर्धन की आवश्यकता उसको, अदरवाइज उसमें विकृति आ जाएगी। नौटंकी में विकृतियाँ आनी शुरू हुई, दो अर्थी संवाद बोले जाने लगे। लोग अपने बच्चों को नौटंकी देखने नहीं जाने देते थे। एक ज़माना था कि नौटंकी देखने के लिए महात्मा गांधी तक गए थे। हाँ, और एक ज़माना हुआ है कि पाबंदी लग गई कि नौटंकी देखने नहीं जाएंगे, दो अर्थी संवाद होते हैं, बच्चे बिगड़ जाएंगे। कानपुर की नौटंकी तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नौटंकी को फिर संरक्षित करने के लिए, उसको परिष्कृत करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया। और हमारे उर्मिल थपलियाल जी ने पीएचडी की नौटंकी के ऊपर। हालांकि नौटंकी का वो स्वरूप नहीं लौट पाया जो मूल स्वरूप रहा होगा। ऐसे अगर हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जो हमारे लोक नाट्य हैं इनको परिष्कृत करने की आवश्यकता है। अभी जो एकेडमिक लोग हैं ये तो कहते हैं भाई उसको वैसे ही रहने दो, नहीं तो उसका मूल तत्व निकल जाएगा, उसकी आत्मा खत्म हो जाएगी। लेकिन हम उसके वो नहीं। देखिए, वक्त के साथ आपको परिष्कृत करना पड़ेगा। अगर पुराने ज़माने में मसालों के द्वारा मसाल जला करके तब नाटक होते थे, तो ज़रूरी नहीं कि आज भी हम मसाल जलाएं, हम तो लाइट जलाएंगे। तो जो है ना, तो आज इसको संरक्षण के साथ साथ संवर्धन की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब ने बहुत काम किया, लेकिन अब अगली पीढ़ी की जिम्मेवारी है कि उसको, मैं यहाँ के लोक नाट्य के बारे में बताऊँ। हम जहाँ हमने नाटक किया वहाँ का संगीत रखा। जहाँ भी अगर लखनऊ में किया तो लखनऊ में लखनऊ का संगीत रखा कि भाई गज़ल गाई जाती हैं, कैसे होता है, तबले पे होंगे, सारंगी पे हो गया, वायलिन पे होगा। अब हम जब यहाँ आए और हमने यहाँ के नाटक पकड़ने शुरू किए तो हमने यहाँ के लोकवाद्य, अभी हम बताएं कि डॉक्टर साहब अभिमन्यु नाटक था, एक सनातन धर्म सभा है, वो कुछ करवाती रहती है धार्मिक। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, तो हमने वीर अभिमन्यु नाटक राधे श्याम जी का उनके लिए किया। और वही जैसे आप चक्रव्यूह में गाजे बाजे के साथ और तुरैया रणसिंगा सब बजता है, वही सब रखा कि जब युद्ध हो रहा है तो ऐसे होगा। लेकिन आप करते हैं फील्ड में, हमने किया मंच पे। उसको फील्ड से मंच पे लाने में कितनी दिक्कत होती है वो मैं समझ रहा हूँ। वो काम शोधार्थियों का है, शोधार्थी उसको कहें। और इतना मतलब कि जो दर्शक था वो पहाड़ का नहीं था, पहाड़ का दर्शक 10% रहा होगा, बाकी दर्शक तो दूसरा था
धार्मिक लोग, लेकिन उनको इतना सुंदर लगा कि वाकई में महाभारत चल रहा है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा जा रहा है। उसके पेरेंट्स, अभिमन्यु के जो किरदार निभा रहा था, उसके पेरेंट्स उसको विदेश नहीं भेजना चाह रहे थे, वो विदेश जाना चाहता था, लेकिन उसमें उसका अभिनय देख के उन्होंने कहा जा बेटा, अभी वो इंग्लैंड में है, कुछ कोर्स उसमें एडवांस कोर्स कर रही है। तो जहाँ आप जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ आपका दर्शक कैसा है, उस दर्शक के अनुरूप आपको नाटक करना होगा। अगर आप नाटक को जीवित रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको संगीत डालना होगा। अब पता लगा मैं उसमें बड़ा ख्याल डालने लग गया और नाटक कर रहा हूँ मैं देहरादून में, कौन सुनेगा भाई उसको? चाहे वो नृत्य डालने लग गया शंभू महाराज का, कौन देखेगा भाई? इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सर, मैं पुरोहित जी आपसे जानना चाहूँगा कि संगीत का क्या भूमिका है लोकनाट्य में? देखिए, लोकनाट्यों में संगीत के बिना लोकनाट्य हो नहीं सकते हैं जी। जो भरत मुनि ने एक कंसेप्ट दिया था, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। नाट्य धर्मी, तो लोक नाटक 80% नाट्य धर्मी होता है, संगीत के साथ नृत्य के साथ होता है। उसमें स्टाइलाइज, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो स्टाइलाइज ही होता है। तो संगीत, चाहे आप तमाशा देखिए और कथकली देखिए या इवन चाऊ में तो बहुत ज़्यादा संगीत नहीं है, लेकिन आप लाई हरावो देखिए, भावना देखिए, अंकिया नाट देखिए, बहुत ज़्यादा उसमें संगीत है। और रामलीला में बहुत सारा संगीत है, और उसकी पराकाष्ठा, जो संगीत की पराकाष्ठा रामलीला के पूरे उत्तर भारत के फॉर्म्स में देखी जाती है, वो सबसे अधिक है हमारे उत्तराखंड की रामलीला। बिल्कुल बिल्कुल। जो 1860 में डी जोशी जिन्होंने करवाई थी और भवानी दत्त जोशी जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, तो वो 95% उसमें संगीत है। डायलॉग तो लोग बिल्कुल बेमने से उसमें एक आदमी, उसमें अभिनय जो स्टाइलाइज्ड है, सारा स्टाइलाइज्ड है, लेकिन अगर कहीं अभिनय की गुंजाइश है, वो थोड़ा केवट के रोल में आती है। जो जनक सभा में राजे स्वयंवर में आते हैं, वो अभिनय करते हैं, या रावण अभिनय करता है, रावण का मंत्री अभिनय करता है। बाकी उसमें लोक धर्मी की कोई गुंजाइश नहीं है, ज़्यादातर संगीत की गुंजाइश है। और सबसे अच्छे गाने वाले लोगों को अंगद बनाया जाता है, अच्छे गाने वालों को रावण बनाया जाता है, राम बनाया जाता है, लक्ष्मण बनाया जाता है। तो संगीत लगभग सभी नाट्य परंपराओं, ख्याल है, राजस्थान का ख्याल है, उसमें संगीत ही है। हिमाचल का बांटड़ा है, या चाहे करियाला है, उसमें भी संगीत की प्रधानता है। जी 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 जी। इस तरह उत्तराखंड, अजर, जैसे हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में अगर लोक नाट्यों की परंपरा है तो ये बहुत लंबी है, और इस परंपरा को थोड़े से समय में समेट पाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा हम समझते हैं। समय की थोड़ा सा बाध्यता है। हालांकि लोक नाट्य जो विषय है, ये अगर इस पे पूरे दिन भी चर्चा की जाए तो संभवतः मुझे लगता है कि वो भी कम पड़ी। और आप जैसे महनीय गुणीजन जब साथ में हो और इस पर चर्चा हो रही हो, तो वो चर्चा मुझे नहीं लगता कि पूरे दिन में भी पूरी हो पाएगी। क्योंकि समय का अभाव है, तो मैं चाहूँगा कि फिर कभी हम इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और लोक नाट्य के अतिरिक्त भी इस तरह का जो हमारा जो नाट्य का जो क्षेत्र है, उस पर हम बृहद कभी चर्चा करेंगे। मैं आप दोनों गुणीजनों का और आप दोनों अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अपना अमूल्य समय हमको दिया और आप हमारे आमंत्रण पर स्टूडियो में पधारे हैं, तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये लोकनाट्य की जो विधा है और जो क्षेत्र है, इस पर आज हमने बहुत सूक्ष्म चर्चा की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह का जो एक लोक नाट्य का जो क्षेत्र है, इस पर जो जानने वाले हैं और इसके खासतौर पर इसके जो छात्र हैं जो लोक नाट्य में कुछ करना चाहते हैं और नाटकों के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये जो चर्चा हमारी हुई है ये बहुत प्रासंगिक होगी और भविष्य में काम आएगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर इस चर्चा में आपको कहीं कुछ सुझाव आपको देने हो तो आप ज़रूर हम तक भेजिएगा। और इसके साथ ही आज का हमारा अनुभव का एक अंक समाप्त होता है। आपका धन्यवाद।